सरकार ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का अंतराल बढ़ाया। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच की अवधि 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते की गई। ब्रिटेन से मिली रिसर्च के आधार पर कोविशील्ड की 2 डोज का अंतराल बढ़ाया। 3 महीने में दूसरी बार कोविशील्ड की 2 डोज का अंतराल बढ़ाया। कोवैक्सीन की दोनों डोज की अवधि में कोई बदलाव नहीं। 14 करोड़ लोगों को अब तक कोविशील्ड की एक ही डोज लगी। 4 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी हैं। 14 करोड़ लोगों को देरी से मिलेगी दूसरी डोज। दूसरी डोज में देरी से कितना फायदा, कितना नुकसान? बड़ा सवाल। जिन्होंने पहले दोनों डोज लगवा ली वो कितनी कारगर? दो डोज में कितनी दूरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आज 2 टूक में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अंतराल बढ़ा दिया है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच की अवधि 6 से 8 हफ्ते बढ़ाकर 12-16 हफ्ते कर दी गई है। ब्रिटेन से मिली रिसर्च के आधार पर कोविशील्ड की 2 डोज का अंतराल बढ़ाया गया है। 3 महीने में दूसरी बार कोविशील्ड की 2 डोज का अंतराल बढ़ाया गया है। कोवैक्सीन की दोनों डोज की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। 14 करोड़ लोगों तक कोविशील्ड की एक ही डोज पहुंच चुकी है। 4 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी है। 14 करोड़ लोगों को देरी से दूसरी डोज मिलेगी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जिन्होंने पहले दोनों डोज लगवा ली है वो कितनी कारगर होंगी और 2 डोज में कितनी दूरी बरती जाए। डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक एमबी अस्पताल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। डॉक्टर रमेश, बहुत सीधा सा सवाल इस मुद्दे पर यह है कि लगातार इस अंतराल को बढ़ाया जा रहा है। रिसर्च सामने आ रही है, चूंकि यूके से रिसर्च सामने आई है और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पे इस अंतराल को बढ़ाया गया है। तो जिन लोगों ने इस रिसर्च से पहले कम अंतराल पे दवाइयां ली उनके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ेगा, और अब जब ये रिसर्च सामने आई है लंबे अंतराल के बाद जब दोनों डोज ली जाएगी उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? डॉक्टर रमेश जी, ये जो डिसीजंस लिए गए जी, ये जो हमारी मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जी, केंद्र सरकार, उसके कहने पर लिए गए हैं। उसको जिन कमेटी ने ये एडवाइस किया उन कमेटी का नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, और जो सेकंड ग्रुप है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड। इन्होंने जो अमेरिका, पेरू और चिली के अंदर जो लंबे चौड़े जो ऑब्जर्वेशंस हुए टीकाकरण के आंकड़ों को लेकर के, पहले के जो टीकाकरण 3 महीने 4 महीने पुराने जो 16 जनवरी को जो पहला टीकाकरण हुआ था, उसके बाद जितने आंकड़े आते गए और उनकी जो एंटीबॉडी टाइटर बनी, उन टाइटर को जब एनालाइज किया इन 3 देशों में, तो उन्होंने पाया कि ये जो परसेंटेज है इफिकेसी का वो 79% आया है। तो देखने में आया कि जैसे जैसे ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में पीरियड को बढ़ाया गया, तब तब ये ऑब्जर्वेशन मिला कि ये ज़्यादा इफिकेसी वाली वैक्सीन साबित हुई। हम यही चाहते हैं कि पहले से हम बेहतर करें। एक कहावत है कि ये दिल मांगे मोर, तो ये शरीर मांगे मोर। तो यही इम्यूनिटी जो है हमें अल्टीमेटली इस कोविड से फाइट करने के अंदर हेल्प करेगी। तो इस आधार पर जो पहले 6 से 8 सप्ताह किया गया था पीरियड, उसको बढ़ा करके डबल किया गया
12 से 16 सप्ताह, और अब जो नया पीरियड है वो 12 से 16 सप्ताह है, लेकिन जिनको ये लग चुकी उनको भी इम्यूनिटी मिली है। ठीक है, रोज हम रिसर्च करते हैं, रोज हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से ये दुनिया चलती है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। मैं फिर से लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास, फिलहाल डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा की भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, आज का मुद्दा है कि जो दोनों डोज हैं उनके बीच में जो अंतराल बढ़ाया गया है, मैंने पहले डॉक्टर साहब से भी यही सवाल पूछा, चूंकि इन्होंने कहा कि रिसर्च रोज नई सामने आती है और हमें रिसर्च के मुताबिक आगे चलना पड़ता है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि पहली डोज के बाद में जब इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगता है और उसके बाद में दूसरी डोज के बाद में इम्यूनिटी जो है वो रोग से लड़ने के काबिल बन जाती है, ऐसे में जब पहली डोज लोग ले चुके हैं और अब एक लंबे अंतराल के बाद में दूसरी डोज लेनी है, तो क्या इससे स्वास्थ्य पर कोई असर नजर आएगा या ये रिसर्च ठीक है? अभी जो अपने पास डेटा जो अवेलेबल है, जिसके आधार पे गवर्नमेंट ने जो ये चेंज किया है, वो यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में जो एक स्टडी हुई है और वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा, जो पहली डोज होती है वो एक तरह से प्राइमिंग का काम करती है और सेकंड डोज है वो स्ट्रेंथनिंग का काम करती है, और उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है। जैसे ही आप दोनों डोजेज में गैप इंक्रीज करेंगे तो एक्यूट डोज की रिएक्शंस जो है, साइड इफेक्ट वो कम हो जाते हैं और रिएक्टोजेनिसिटी मिनिमम हो जाती है। एक तो ये एडवांटेज इसका। दूसरा जो स्टडी में सामने आया है, जो स्टडी हुई है, उसमें यह है कि पहली डोज अगर अपन देते हैं तो उसमें 90 डेज तक 76% तक इम्यूनिटी देती है फर्स्ट डोज, सिंगल डोज जो है। और जैसे अगर सेकंड डोज को अपन 12 वीक में देते हैं तो उसका जो 82% करीब 82.4% तक इम्यूनिटी देती है वो। लेकिन अगर सेकंड डोज में अगर 6 वीक से कम ड्यूरेशन या इससे कम अगर ड्यूरेशन करते हैं तो इम्यूनिटी 54% ही रह जाती है। तो बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में जैसे ही अगर अपन गैप इंक्रीज करेंगे तो अपन को इम्यूनिटी प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा 82%, और थोड़ा अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे, वैसे ठीक है आपका कहना या जो भी चल रहा है, 16 वीक का अपने पास डेटा नहीं है, ऑथेंटिक डेटा, लेकिन डेफिनेटली अगर अपन 12 to 16 वीक अगर करते हैं अपन, तो डेफिनेटली जो इम्यूनिटी है वो 90% तक पहुंचने के चांसेस हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एक्यूट रिएक्शन है, इम्यून रिएक्शन होती हैं या साइड इफेक्ट होते हैं, वो मिनिमाइज हो जाते हैं। इन सब चीजों का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड है। उन्हीं आधार पे सरकार ने जो भी इनकी अथॉरिटीज हैं उनके उस सब के आधार पे इन्होंने चेंजेस किए हैं। 12 वीक बहुत बेस्ट है। अगर और ड्यूरेशन इंक्रीज होता है तो आपके साइड इफेक्ट के चांसेस, एक्यूट डोज के साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, रिएक्टोजेनिसिटी बहुत कम होती है, और इम्यूनिटी का जो बेनिफिट है करीब 30% ज्यादा हो रहा है अपन को। फर्स्ट डोज से वैसे भी अपन को 90 डेज का प्रोटेक्शन मिल रहा है, 76% प्रोटेक्शन मिल रहा है। सेकंड डोज का जैसे ही अपन ड्यूरेशन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो अपन को इम्यूनिटी जो है करीब 30% तक ज्यादा मिल रही है अपन को इम्यूनिटी। इसलिए 12 वीक बेस्ट है। अगर 12 से और एक्सटेंड करते हैं तो अपन को इम्यूनिटी उसका 90% तक, वो डेटा अपने पास नहीं है, लेकिन अपन को उससे बेटर ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शंस कम होंगी, ये भी बहुत अच्छी चीज है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। डेफिनेटली ड्यूरेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज देना बहुत जरूरी है। सेकंड डोज के लिए लोग बात ज्यादा एक्साइटेड ना हो, ज्यादा पैनिक नहीं हो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर वो फर्स्ट डोज लगे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट डोज जो है 76% प्रोटेक्शन 90 डेज तक देती है। तो बेटर है अपन जितना हो सके फर्स्ट डोज पे स्ट्रेस ज्यादा दें, और सेकंड डोज का अगर ड्यूरेशन बढ़ता है तो वो डेफिनेटली फायदे के लिए, कंट्री के भी फायदे के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि इस समय डेफिनेटली वैक्सीन की जो है कमी है पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कमी है। बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन मिल ही नहीं रहे हैं। इंडिया ने जरूर थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करके कुछ कंट्रीज को दिया था जब इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी थी। आज स्थिति अलग है। इस परिस्थिति में डेफिनेटली डोज का ड्यूरेशन पहले ही दूसरी कंट्रीज इंक्रीज कर चुकी हैं, तो इंडिया में भी अगर इंक्रीज होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक जो डेटा देखने को मिल रहा है और जो भी स्टडीज या प्रीवियस स्टडीज को अगर अपन देखें तो बहुत अच्छी चीज है। फर्स्ट डोज प्राइमिंग होती है, सेकंड डोज स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, तो बहुत अच्छा है। अगर अपन फर्स्ट डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाएं तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है डॉक्टर रमेश, अब चूंकि कोविशील्ड के अंदर ये अंतराल बढ़ाया गया, डाटा ये कहते हैं, चूंकि इसलिए रिसर्च में सामने आया कि अगर कोविशील्ड के दोनों डोज में अंतराल को बढ़ा दिया जाए, गैप को बढ़ा दिया जाए, तो नतीजे निश्चित तौर पर बढ़िया होंगे। क्या इसी तरीके से यही डाटा, यही रिसर्च कोवैक्सीन पर भी सामने आ सकती है, उसके भी अंतराल बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भारत में बनी दवाइयां हैं?
आसिफ साहब, यहाँ क्लियर करना चाहूंगा मैं कि कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है इंग्लैंड की, उनके कोलैबोरेशन से ये बनी है जी। और मैन्युफैक्चरर है इंडियन, जो भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भारतीय है। इन तीन कंपनियों का जो कोलैबोरेशन है, उन तीन कंपनियों ने जो भी ठीक समझा वो ये नया आंकड़ा सामने आया और हमने ये पीरियड बढ़ाया। अब क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो भारत में बनी है, स्वदेशी है पूर्णतया, लेकिन उसके रिसर्च में भी अगर इस तरह के कोई आंकड़े आते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा बदलाव किया जाएगा। और वो बदलाव होगा जो भारत के जो नागरिक हैं, बाहर के जो नागरिक हैं जिनको वो वैक्सीन दिया जाना है, उनकी बेहतरी के लिए, उनको और बेहतर प्रोटेक्शन मिले इस कोविड से। तो अगर ऐसा कोई सामने आता है आंकड़ा, तो निश्चित रूप से उसमें भी घटत या बढ़त की जा सकती है 2 डोजेस के बीच के समय के अंदर। और अगर ऐसा वो ठीक नहीं समझते हैं तो वो आंकड़े फिर भारत सरकार के पास नहीं जाएंगे, और अगर वो समझते हैं तो भारत सरकार के पास जाएंगे। भारत सरकार जो अपने जो एडवाइजरी ग्रुप्स हैं दोनों, उनके सामने उनको रखेगी। वो ग्रुप्स उनको बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपना निर्णय देंगे। तब जाकर के ये चीज फाइनलाइज होगी कि कोवैक्सीन के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। जी आसिफ साहब। डॉक्टर लोकेंद्र, चूंकि अब कोवैक्सीन के भी जो है वो डाटा लगातार सामने आ रहे हैं, एक समय हो गया डोज जो है वो लोगों तक पहुंचे, कोविशील्ड का डाटा सामने आ चुका है, अंतराल बढ़ाया जा चुका है, इससे पहले भी अंतराल बढ़ाया गया। इसी बीच जो है वो स्पुतनिक भी भारत पहुंच गई है, हैदराबाद में पहला डोज भी उसका लग चुका है और उसके नतीजे भी जो है वो सकारात्मक है। इसके साथ ही डीआरडीओ ने जो दवाई तैयार की है वो भी भारतीय लोगों तक जो है वो पहुंचने के लिए तैयार है। ऐसे में जब चारों तरफ से मेडिसिन दी जा रही है, सबके अलग अलग डाटा होंगे, सबके अलग अलग नतीजे होंगे, इसका कोई बहुत ज्यादा असर नजर आएगा? ज्यादा इफेक्टिव दवाओं को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा या फिर इसी डाटा के आधार पर दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा? यह सवाल मेरा डॉक्टर लोकेंद्र आपसे है। जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है, जैसे कि इंडिया में दूसरी स्पुतनिक वैक्सीन और वैक्सीन भी आ रही है धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में और वैक्सीन को भी परमिशन मिल जाएगी। इवन फाइजर और इनको भी हो सकता है परमिशन मिल जाए आने वाले टाइम में। और जो डीआरडीओ की जो नई ड्रग आई है वो भी बड़ी कारगर है। वो आईसीयू में स्टे कम कर रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर रही है, हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन कम कर रही है। ये सब चीजें बहुत आगे जाके बहुत बेनिफिशियल है। इससे जो प्रेजेंट पैनिक सिचुएशन जो बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि उनको आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़े या सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट हो, वो लोग भी पैनिक होके और हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। वो पैनिक की जो पैनिक पोजीशन है या फोबिया जो क्रिएट हो चुका कोविड का, वो डेफिनेटली कम होगा इन सब चीजों से। और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोग चाहें तो अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देख लें। अगर सैचुरेशन 90 से नीचे जाता है तो आप सोचें कि अपन को ऑक्सीजन लगवाने की जरूरत है। यहाँ स्थिति ये हो रखी है, पेशेंट स्वयं जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जिसको है उससे कई ज्यादा गुना ऑक्सीजन की स्पीड इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीजन का रैशनल यूज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की वेस्टेज बहुत हो रही है। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर पैनिक क्रिएट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में भागेंगे, बिना रिक्वायरमेंट के ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो सकती है। इसलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चीजें सब नॉर्मलाइज हो रही हैं, केसेस कम होना शुरू हो चुके हैं सब जगह, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहां तक हो सके आप घर पे रहें। मेन आप मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का और होम आइसोलेशन घर पे रहेंगे तो ये सिचुएशन विद इन 7 days 15 days बिल्कुल कम हो जाएगी और इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो नई ड्रग्स भी आ चुकी हैं, रेमडेसिविर भी प्रेजेंटली बहुत अवेलेबल है, ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, बेड्स भी खाली हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बेड्स की, और ठीक है डेफिनेटली हो सकता है आईसीयू बेड्स मिलने में दिक्कत हो या वेंटिलेटर मिलने में दिक्कत हो, लेकिन वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हर एक को नहीं होती, बहुत रेयर केस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर लोकेंद्र। इस जानकारी के साथ साथ आप जो है वो एक नेगेटिविटी को भी कम कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का भी संचार कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश, एक बार
फिर से मैं आपके पास में लौटता हूं, चूंकि डॉक्टर लोकेंद्र ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो न केवल पॉजिटिव हैं बल्कि लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी भर रही है। डॉक्टर रमेश, अब चूंकि ये दायरा बढ़ाया गया कोविशील्ड को लेकर, क्या जो कोवैक्सीन है उसके अंतराल में भी यही फर्क नजर आएगा या सिर्फ ये कोविशील्ड पर रहेगा? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे डॉक्टर रमेश कि कोविशील्ड में अगर ये 12 से 18 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है तो क्या इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? चूंकि मैं पहले आपसे मैंने यही चर्चा की थी, कोवैक्सीन के अंदर भी वही नतीजे सामने आएंगे कम अंतराल के बाद में, या दोनों के नतीजे बराबर आएंगे कोरोना के मरीजों पर? आसिफ साहब, सीरम इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन है जी। तो सबसे पहले उनकी वैक्सीन भी आ गई, सबसे ज्यादा वैक्सीन का यूज भी कोविशील्ड का हुआ, तो डाटा भी सबसे ज्यादा कोविशील्ड का ही मिला। कोवैक्सीन थोड़ी देरी से आई तो वो यूज भी कम हुई, तो जो अवेलेबल डाटा है वो भी कम है तो उसके एनालिसिस के अंदर जो ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए वो अभी समय लेगी। और अगर ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी आती है कि उसका 2 डोजेज के बीच में जो अंतराल है उसको बढ़ाया जाने से फायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका पीरियड भी बढ़ाया जाएगा। और ये सारा जो निर्भर करता है कि वो, ये महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब कि उसका समय भी बढ़ाया जा सकता है। जी, जो वैक्सीन है वो किस विधि से बनाई गई है। जैसे स्पुतनिक की बात आई तो वो एक लाइव वायरस के ऊपर बनाई गई, तो कोवैक्सीन है वो किसी और तरीके से बनाई गई, डेड वायरस से बनाई गई। इसी तरह से कोविशील्ड है तो वो किसी और वायरस के ऊपर बना करके उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके ली गई। तो ये नियम है सबके लिए अलग अलग लागू होंगे क्योंकि उनका बनने का तरीका, जो रॉ मटेरियल उन्होंने यूज किया वो बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है, तो उनके जो परिणाम आएंगे वो भी भिन्न भिन्न आएंगे। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये जी जोशी जी सारी वैक्सीन के लिए समान होगी। ठीक है आसिफ साहब। जोशी जी, डॉक्टर लोकेंद्र जोशी जी का ये कहना है कि तीनों जो दवाइयां बनाई गई हैं वो किसी लाइव वायरस को या डेड वायरस को और उनके आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद में बनाई गई है। चूंकि जाहिर सी बात है कि इन तीनों दवाइयों का नेचर अलग अलग है तो नतीजे जो है वो आने में या इम्यूनिटी डेवलप होने के अंदर कितना समय लगेगा ये दवाइयों के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। चूंकि अब डोज की बात चल रही है, कोविशील्ड की बात कर रहे हैं हम, कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो इसी दौरान स्पुतनिक भी जो है भारत पहुंच चुकी है, इसलिए चर्चा इस पर भी हो। स्पुतनिक के बारे में ये कहा जा रहा था शुरुआती दौर के अंदर कि ये बहुत हाई टेम्परेचर, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां के लोगों के लिए, चूंकि हर दवाई वहां के जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो क्या स्पुतनिक अब भारत में दिए जाने पर यहाँ की जियोग्राफी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी या वही दवाई यहाँ के लोगों को दी जाएगी जो वहां के टेम्परेचर में वहां के लोगों को दी जाती है? डॉक्टर लोकेंद्र। हाँ, जैसा कि अभी हाल ही में जो है स्टडी की गई, इसका अध्ययन किया गया। डेफिनेटली ट्रायल्स स्पुतनिक इंडिया में ट्रायल्स भी हुए हैं, इसके इंडिया में भी सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं, पूरे देश में अलग अलग जगह इसके ट्रायल्स हुए हैं और उनके रिजल्ट्स देखने के बाद इंडिया में इसका अप्रूवल दिया गया है। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि इसके ट्रायल्स इंडिया में नहीं हुए। स्पुतनिक वैक्सीन और वैक्सीन के भी ट्रायल्स इंडिया में चल रहे हैं। उन सभी रिजल्ट्स के आधार पे इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये अप्रूवल देता है। उसके अप्रूवल के बाद ही इसको लगाना शुरू कर दिया है, शायद मंडे से शुरू हो जाएगा जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। तो डेफिनेटली जो भी गवर्नमेंट का जो अप्रूवल दिया गया है वो एक प्रोसीजर के तहत दिया जाता है और उस बिना प्रोसीजर के दिया जाना संभव नहीं है, इसीलिए और फिर थोड़ा फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। जैसे कि फाइजर की वैक्सीन है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इतनी फिजिबिलिटी इंडिया में पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर हाई रहता है, इसी वजह से उसको अप्रूवल देने में बहुत दिक्कत है। प्लस वो कंपनी ये कह रही है कि जो भी लाइबिलिटी अगर आती है तो वो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी डालनी है, तो ऐसा टेक्निकली और पॉसिबल नहीं होता कि कोई दवा कंपनी लाइबिलिटी गवर्नमेंट सारी वहन करे, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो इन सब टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स होती है उनको देखते हुए किसी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें जो अपने नियम जो ऑलरेडी नियम जो है उनके अकॉर्डिंग ये चीजें पॉसिबल होती हैं।
इसलिए स्पुतनिक में ऐसी कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी इसके ट्रायल्स हुए हैं और डेफिनेटली अब जो प्रोडक्शन होगा वो इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होगा और रेडी लेबोरेटरीज जो भी इनकी कंपनियां कर रही हैं। इसके अलावा जगह जगह कोशिश की जा रही है कि और कंपनियां भी इनका प्रोडक्शन करे, तो मल्टीपल दूसरी कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है, जैसा कि सुझाव दिया जा रहा है। तो मल्टीपल सेंटर्स में प्रोडक्शन होगा, आने वाले टाइम में बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल होंगी, इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी वैक्सीन अवेलेबल होंगी बहुत जल्दी, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होंगी। और जिनके एक बार कोविड हो चुका उसके लिए गाइडलाइन आ चुकी है कि उनको 6 मंथ तक इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है, उनको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनके कोविड हो चुका उनको वैक्सीन लगाने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एडवाइजरी जारी कर दी। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर रमेश, अब चूंकि वो मरीज जो दोनों डोज ले चुके हैं और अब नए मरीज जो नई गाइडलाइन आने के बाद में देरी से कोविशील्ड को लेंगे 12 से 18 हफ्ते के बाद में, और जो वो लोग जो बिना रिसर्च बिना रिपोर्ट आए 2 डोज अपने समय पर ले चुके हैं, दोनों के रिजल्ट्स में, दोनों के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा डॉक्टर रमेश? आसिफ जी, मैं एक चीज बताऊं कि सबसे पहले हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, यानी जो कोरोना वॉरियर्स थे, यानी डॉक्टर्स थे, जी बिल्कुल, फ्रंट वॉरियर्स थे, कोरोना वॉरियर्स पहले उनको कोरोना वॉरियर्स कहेंगे, और जिन्होंने बाकी हमारे साथ काम किया वो फ्रंट वॉरियर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया। उसके अलावा क्या का हमारा जो एक्सपोजर लगातार कोविड में सर्विसेज देने की वजह से पिछले करीब हम 14 महीने से कोविड में सर्विसेज दे रहे हैं, तो उधर से भी हमें एक्सपोजर की वजह से जो इम्यूनिटी मिल रही है उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम किसी प्रकार से घाटे में नहीं रहेंगे। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि जो हमने कम पीरियड में 2 डोज ली, तो हम भी किसी प्रकार के घाटे में नहीं रहेंगे। वो घाटा पूरा किया है लगातार हमारे एक्सपोजर जो कि कोविड के साथ हमारा रहा। हमने हजारों मेहमानों को और सैकड़ों डेड बॉडीज के साथ को हैंडल किया। तो हमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें प्रोटेक्शन में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आसिफ साहब, ठीक है। तो जी डॉक्टर लोकेंद्र, साफ तौर पर जोशी जी का कहना है कि जिन मरीजों ने पहले दोनों डोज ले ली कम अंतराल पे, उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा जो है वो असर नजर नहीं आएगा, बल्कि वो ठीक ही जो है वो कहलाए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, चूंकि रिसर्च कहती है, यूके से रिसर्च आई है, सरकार ने रिसर्च को माना है, WHO ने इसके ऊपर मोहर लगाई है, कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट है 12 से 18 हफ्ते के बाद में, इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि दूसरी कोविशील्ड की दूसरी डोज जो है वो लंबे अंतराल के बाद ली जाए। बहुत ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें। इनिशियली जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था उसमें चिकित्सकों ने ज्यादातर जो RT-PCR पॉजिटिव हो चुके थे उन लोगों ने वैक्सीन लगाने में बहुत डिले किया, उन्होंने जल्दी नहीं लगाई वैक्सीन, उन्होंने काफी लेट लगाई। और पहली डोज से दूसरी डोज के बीच में अंतर गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित किया था, लेकिन लिटरेचर पढ़ने के बाद बहुत सारे चिकित्सकों ने जो सेकंड डोज है उसको लगाने में बहुत लेट लगाया और लेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डिले करेंगे उतनी ज्यादा इम्यूनिटी बेनिफिट होगा, उतनी ज्यादा ही अपन को रिएक्शंस को फेस नहीं करना पड़ेगा। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं वैक्सीन की वो उतनी ज्यादा कम होगी जैसे ही ड्यूरेशन इंक्रीज करेंगे अपन। तो दोनों चीजों का बेनिफिट देखते हुए जो ड्यूरेशन इंक्रीज किया है वो बहुत अच्छा है। और इन सब चीजों को देखते प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाएंगे, इस समय बहुत ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हैं, अगर आप वैक्सीनेशन के लिए पैनिक होकर जाएंगे तो वैक्सीनेशन के लिए अगर आपको जाना है तो 2 मास्क लगा के बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि आपको हो सकता है वैक्सीन से प्रोटेक्शन तो ना मिले, उससे पहले आपको कोविड जरूर मिल जाए। तो आप जहां तक हो सके इस समय अवॉइड करें, क्राउड में न जाएं। वैक्सीनेशन के लिए क्राउड में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करें, वैक्सीन अवेलेबल होंगे सून, बहुत सारे की वैक्सीन अवेलेबल होंगे, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन बजाय आप कोविड घर लेके आए वो ज्यादा रिस्की है, इसलिए अवॉइड करें, पैनिक ना हो। उम्मीद है हमारे दर्शकों ने डॉक्टर लोकेंद्र को सुना होगा, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कोविड से गुजर चुके हैं वो अपनी बारी आने का इंतजार करें, क्योंकि इस समय जो कोविड है वो हर तरफ नजर आ रहा है। तो जब तक आपकी बारी आए तब तक आराम से जो है बिना पैनिक हुए अपनी वैक्सीनेशन का इंतजार करें और आराम से वैक्सीन लें। और वो लोग और ज्यादा आराम से ले सकते हैं वैक्सीन जो कोविड से गुजर चुके हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया पैनल पर जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।